जयमाला मेरे हाथ में थी, लेकिन जैसे ही मैंने दूल्हे का चेहरा देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने वही इंसान बैठा था जिससे मैं कॉलेज के दिनों में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, प्रोफेसर आर्यन सिंह। उस पल मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी शादी किससे होने वाली है। मंडप में बैठे सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। शहनाइयों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों परिवार खुशी से भरे हुए थे। लेकिन उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने अचानक मेरी पूरी दुनिया उलट दी हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सबको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सामने प्रोफेसर आर्यन सिंह बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ना कोई हैरानी थी, ना घबराहट, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हुआ कैसे। कुछ घंटे पहले तक मुझे यही बताया गया था कि लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन है। पापा और चाचा जी ने कहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़के वालों ने तस्वीर दिखाने से पहले ही मिलने की इच्छा जताई है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगा था, लेकिन घर वालों की खुशी देखकर मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। मुझे क्या पता था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द निकलेगा। मैंने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर आर्यन की तरफ देखा। उसी समय उनकी नज़र मुझसे मिली। मेरी सांस जैसे अटक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत नज़रें हटा ली और फिर सामने देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। बेटा, जयमाला उठाओ। माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं जैसे नींद से जागी। आसपास खड़े सभी लोग मुझे देख रहे थे। मजबूरी में मैंने जयमाला उठाई। अगले कुछ मिनटों में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। जयमाला हुई, फेरे हुए और फिर पंडित जी ने घोषणा कर दी कि अब हम पति पत्नी हैं। मेरे लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मैं और आर्यन यहाँ तक पहुँचे कैसे। और यही सवाल मुझे कई महीने पीछे ले गया। मैं अनन्या शर्मा थी, कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी और मेरी ज़िंदगी काफ़ी सामान्य चल रही थी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, दोस्तों के साथ मस्ती करती थी और अपने भविष्य के सपने देखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि हमारे विभाग में नए प्रोफेसर की एंट्री नहीं हुई। उसका नाम था आर्यन सिंह। कॉलेज में उनके आने के कुछ ही दिनों बाद उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी थी। कोई कहता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली हैं, कोई कहता था कि उन्होंने विदेश से पढ़ाई की है, लेकिन ज़्यादातर छात्र सिर्फ एक बात कहते थे, उनसे बचकर रहना। पहले दिन जब वह क्लास में आए तो पूरा कमरा शांत हो गया। उन्होंने बिना किसी परिचय के सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक कोई भी हिल नहीं पाया। उनकी आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब ध्यान से सुनने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन मुझे उनका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वे ज़रूरत से ज़्यादा सख्त थे। एक दिन मैं और मेरी दोस्त रिया क्लास शुरू होने से पहले बातें कर रहे थे। तभी आर्यन सर अंदर आए और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिया ने मुझे एक छोटा सा कागज़ पकड़ा दिया। उसमें किसी मज़ेदार बात का जिक्र था और मैं हंस पड़ी। बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत मज़ेदार बात है। अचानक पूरी क्लास में उनकी आवाज़ गूंजी। मैं घबरा गई। नहीं सर, तो फिर क्लास में हंसी क्यों आ रही है? पूरी क्लास की नज़रें मुझ पर थीं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने मुझे खड़ा रहने को कहा और पूरे पीरियड के दौरान सवाल पूछते रहे। मैं ज़्यादातर जवाब दे रही थी। फिर भी उन्होंने आखिर में सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन गंभीरता नहीं।
पूरी क्लास के सामने ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद से मुझे उनसे चिढ़ होने लगी थी। जहाँ वह दिखाई देते मैं रास्ता बदल लेती, जहाँ उनका नाम सुनाई देता मेरा मूड खराब हो जाता, और शायद उन्हें भी मेरी ये नापसंदगी महसूस होने लगी थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत हमारे बीच एक ऐसी डोर बांधने वाली है जिसे चाहकर भी हम दोनों तोड़ नहीं पाएंगे। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह की तैयारी शुरू हुई। सभी छात्रों को अलग अलग टीमों में बांटा गया। जब सूची मेरे हाथ में आई तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे जिस टीम में रखा गया था उसका प्रभारी कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह थे। मैंने तुरंत आयोजक से टीम बदलने की बात की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मजबूर होकर मुझे वही काम स्वीकार करना पड़ा, और शायद वहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो गई। अगले दिन हमारी टीम की पहली मीटिंग थी। मैं जानबूझकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई ताकि आर्यन सर की नज़र मुझ पर कम पड़े। लेकिन मेरी किस्मत शायद उस दिन भी मेरा साथ देने के मूड में नहीं थी। मीटिंग शुरू होते ही उन्होंने सभी छात्रों को काम बांटना शुरू किया। फिर अचानक बोले, स्टेज मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी अनन्या संभालेगी। मैं चौंक गई। पूरे ऑडिटोरियम में लगभग 30 छात्र बैठे थे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। मैं तुरंत खड़ी हो गई। सर, शायद मैं यह काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए तो तुम्हें दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब अगर आसान काम देना होता तो किसी और को देता। उनकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे फिर से कोई ताना मार दिया हो। मैं चुपचाप बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया मेरे पास आई। मुझे तो लगता है सर तुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान नहीं देते, परेशान करते हैं। रिया हंसने लगी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। रिया, मैंने उसे घूरा तो वह तुरंत चुप हो गई, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में रह गए। अगले कुछ दिनों तक हम सब तैयारी में व्यस्त रहे। सुबह क्लास, दोपहर रिहर्सल, शाम सजावट, कभी कभी तो रात के 8-9 बज जाते थे। एक शाम मैं स्टेज की लाइट्स चेक कर रही थी। बाकी टीम के सदस्य धीरे धीरे जा चुके थे। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ मैं और 2 तकनीशियन बचे थे। मैं स्टेज के किनारे खड़ी होकर कुछ नोट्स लिख रही थी कि अचानक मेरे पैर के नीचे रखा तार उलझ गया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं सीधे नीचे गिरने लगी। लेकिन अगले ही पल किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं गिरते गिरते बच गई। जब मैंने मुड़कर देखा तो आर्यन सर थे। उनकी पकड़ मजबूत थी। इतनी जल्दी क्या है गिरने की? उन्होंने कहा। पहली बार उनकी आवाज़ में हल्की मुस्कान थी। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रह गई, फिर झेपकर अलग हो गई। थैंक यू, अगली बार ध्यान रखना। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ सख्त नहीं है, उनके अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे शायद कॉलेज का कोई छात्र नहीं जानता। वार्षिक समारोह वाले दिन पूरा कॉलेज भरा हुआ था। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। सभी शिक्षक खुश थे। प्रिंसिपल भी बार बार हमारी टीम की तारीफ कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी छात्रों को मंच पर बुलाया गया। मैं भी बाकी टीम के साथ खड़ी थी। तभी प्रिंसिपल सर ने कहा, इस बार सबसे अच्छा काम जिस छात्र ने किया है उसका नाम है अनन्या शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम लिया जाएगा। फिर प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, और इस छात्रा की सबसे ज़्यादा तारीफ प्रोफेसर आर्यन सिंह ने की है। मेरी आंखें खुद बेखुद आर्यन सर की तरफ घूम गई। वे वहीं खड़े थे, शांत, गंभीर, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान दिखाई दे रहा था। उस पर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उन्हें पूरी तरह गलत समझा था। कार्यक्रम खत्म होने के कुछ दिन बाद कॉलेज फिर सामान्य हो गया।
सब कुछ पहले जैसा चलने लगा, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। अब जब भी आर्यन सर क्लास में आते, मुझे उतना गुस्सा नहीं आता था और शायद उन्हें भी ये बदलाव महसूस होने लगा था। एक दिन लाइब्रेरी में मैं अकेली बैठी पढ़ रही थी। तभी किसी ने सामने वाली कुर्सी खींची। मैंने सिर उठाया। आर्यन सर थे। मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई। घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मैं चुप रही। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, आगे करने का क्या सोचा है? सर, कॉलेज के बाद मैंने पहली बार उन्हें इतने सामान्य तरीके से बात करते देखा था। मैंने धीरे से कहा, अभी तय नहीं किया, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा फैसला है। फिर वह उठकर चले गए। पूरी बातचीत मुश्किल से 2 मिनट चली होगी, लेकिन मुझे अजीब लगा क्योंकि कॉलेज में बाकी छात्रों से वह कभी इस तरह बात नहीं करते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फाइनल एग्ज़ाम करीब आने लगे। सब अपनी तैयारी में लग गए। उसी दौरान एक शाम मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। सड़क पर काफ़ी भीड़ थी। मैं मोबाइल देखते हुए चल रही थी कि अचानक सामने से तेज रफ्तार बाइक आ गई। मुझे संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन किसी ने अचानक मेरा हाथ खींच लिया। बाइक मेरे बिल्कुल पास से निकल गई। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने घबराकर देखा। फिर वही चेहरा, आर्यन सिंह। मोबाइल देखते हुए सड़क पार करना बंद करो। इस बार उनकी आवाज़ में गुस्सा था, सच्चा गुस्सा। मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें मेरे साथ कुछ हो जाने का ख्याल ही पसंद नहीं आया हो। और उसी पल मेरे मन में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। क्या आर्यन सर सिर्फ मेरी परवाह करते हैं या बात इससे कई ज़्यादा है? मुझे उस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। और उस रात मैं देर तक जागती रही। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगर आर्यन सर मुझे समय पर नहीं खींचते तो शायद मैं सचमुच हादसे का शिकार हो जाती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि उनकी आंखों में मेरे लिए इतनी चिंता क्यों थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह सिर्फ एक जिम्मेदार शिक्षक है। कोई भी शिक्षक अपनी छात्र के साथ कुछ गलत होता नहीं देखना चाहेगा, लेकिन दिन मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं उनसे नज़रें चुराती रही और शायद वह भी मुझसे थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और पूरे कॉलेज का माहौल बदल गया था। सभी छात्र अपनी तैयारी में लगे थे। मैं भी दिन रात पढ़ रही थी क्योंकि मेरा सपना था कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स की सूची में अपना नाम देखूं। आखिरी पेपर वाले दिन जब मैं परीक्षा हॉल से बाहर निकली तो मन हल्का हो गया। रिया दौड़ती हुई मेरे पास आई। आखिरकार आज़ादी। मैं हंस पड़ी। हाँ, अब कुछ दिन आराम मिलेगा। हम दोनों बातें करते हुए कॉलेज गेट तक पहुँचे ही थे कि सामने एक काली कार आकर रुकी। कार से मेरे पापा उतरे। मैं हैरान रह गई। पापा, आप यहाँ? वह मुस्कुराए। चलो घर चलते हैं, ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ में कुछ अलग था। पूरे रास्ते उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। घर पहुँचते ही माँ, चाचा जी और दादी पहले से बैठे हुए थे। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी पापा बोले, अनन्या, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं चौंक गई। क्या? लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने खुद तुम्हें पसंद किया है। मेरे हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। लेकिन पापा, अभी मेरी पढ़ाई। शादी तुरंत नहीं होगी, माँ बोली। पहले सिर्फ मुलाकात होगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी थी क्योंकि मैंने कभी शादी के बारे में
गंभीरता से सोचा ही नहीं था। अगले कुछ दिनों तक घर में उसी विषय पर चर्चा होती रही। मैंने लड़के की तस्वीर देखने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। कभी कहा जाता कि अभी फोटो नहीं आई, कभी कहा जाता कि पहले मुलाकात होगी। धीरे धीरे मुझे ये सब अजीब लगने लगा, लेकिन परिवार के भरोसे के कारण मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। एक रविवार को लड़के वालों के घर मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। मैं तैयार होकर नीचे आई। दिल में हल्की घबराहट थी। जब हम वहां पहुंचे तो घर काफ़ी बड़ा और शानदार था। लड़के के माता पिता ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन मेरी नज़र बार बार एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, लड़का। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने अनजाने में उस दिशा में देखा और अगले ही पल मेरा दिल रुकते रुकते बचा। कमरे में आर्यन सिंह दाखिल हुए थे। मेरे हाथ सुन पड़ गए, सांसें अटक गई। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन नहीं, वह सचमुच मेरे सामने खड़े थे, साफ सुथरे कुर्ते में, और उनके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। ये हमारे बेटे आर्यन हैं। मेरे कानों में जैसे आवाज़ें दूर दूर से आने लगी। आर्यन भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी, यानी उन्हें भी नहीं पता था कि लड़की मैं हूँ। कुछ सेकंड तक कमरे में अजीब सी चुप्पी रही। फिर दोनों परिवारों ने बातचीत शुरू कर दी, लेकिन हम दोनों बिल्कुल शांत बैठे रहे। करीब आधे घंटे बाद मौका मिलते ही मैं बालकनी में चली गई। मुझे अकेला रहना था, लेकिन कुछ मिनट बाद पीछे से किसी की आवाज़ आई, अनन्या। मैं मुड़ी। आर्यन खड़े थे। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने सबसे पहला सवाल पूछा, आपको पता था? उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं। उनकी आंखें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह सच कह रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली। मुझे भी नहीं पता था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है तो साफ मना कर देना। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी। कोई दबाव नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सीधी बात। लेकिन उसी क्षण मेरे मन में एक और सवाल आया। अगर वह मना करवाना चाहते हैं तो उनकी आंखों में ये हल्की सी उदासी क्यों दिखाई दे रही है? मैं जवाब खोज ही रही थी कि नीचे से माँ की आवाज़ आ गई। हमें वापस जाना पड़ा, लेकिन उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब पहली बार मैं आर्यन सिंह को सिर्फ अपने सख्त प्रोफेसर की तरह नहीं देख पा रही थी, और शायद वह भी मुझे सिर्फ अपनी छात्रा की तरह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली फैसला अब हमारे हाथ में नहीं रहने वाला था। कॉलेज का अंतिम परिणाम आने के कुछ हफ्तों बाद आर्यन सर ने कॉलेज छोड़ दिया था। उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान से नया प्रस्ताव मिला था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अब हमारे बीच शिक्षक और छात्रा का रिश्ता खत्म हो चुका था। शायद इसी वजह से जब घरवाले ने इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाई तो किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, और कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इस रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। उस मुलाकात के बाद घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते खिड़की के बाहर देखती रही। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, लोगों की भीड़ और शाम की रोशनी सब दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। बार बार आर्यन की वही बात याद आ रही थी, अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है तो साफ मना कर देना। उनकी आवाज़ में ना कोई शिकायत थी, ना कोई दबाव, जैसे सचमुच फैसला मेरे हाथ में छोड़ दिया हो। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा था, ज़्यादातर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, लेकिन आर्यन अलग थे, बहुत अलग। घर पहुंचने के बाद माँ सीधे मेरे कमरे में आ गई। तो कैसा लगा लड़का? मैंने जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा। अच्छा है, माँ मुस्कुरा दी। सिर्फ अच्छा? मैं चुप रही,
क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है। अगले 2 दिन मैंने खुद को पढ़ाई और घर के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने आर्यन का चेहरा सामने आ जाता। कभी उनकी डांट याद आती, कभी ऑडिटोरियम वाला दिन, कभी सड़क पर मुझे बचाने वाला पल, और कभी वह शांत आवाज़, तुम्हें मना करना हो तो कर देना। मैं जितना उन्हें भूलने की कोशिश करती, उतना ही उनके बारे में सोचने लगती। तीसरे दिन शाम को मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। जी, उम्मीद है मैंने गलत समय पर फ़ोन नहीं किया। नहीं। फिर दोनों कुछ पल की चुप्पी छा गई, और यह चुप्पी किसी अजनबी जैसी नहीं थी, बल्कि दो ऐसे लोगों जैसी थी जो बात तो करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत कैसे करें ये नहीं जानते। आखिरकार आर्यन बोले, मुझे लगा तुम्हें असहज महसूस हो रहा होगा। थोड़ा। मेरे मुंह से सच निकल गया। वह हल्का सा हंसे। मुझे भी। मैं हैरान रह गई। कॉलेज का सबसे सख्त प्रोफेसर घबराया हुआ था, ये कल्पना करना भी मुश्किल था। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और पता ही नहीं चला कब रात के 11 बज गए। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि आर्यन को पुराने गाने पसंद हैं, उन्हें बारिश बहुत पसंद है, और छुट्टी के दिन वह किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि कॉलेज में देखकर लगता था कि उन्हें मुस्कुराना भी पसंद नहीं होगा। फ़ोन रखने से पहले उन्होंने अचानक पूछा, वैसे कॉलेज में तुम मुझसे इतना डरती क्यों थी? मैं हंस पड़ी। डरती नहीं थी। अच्छा, थोड़ी नफरत करती थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उनकी हंसी सुनाई दी, शायद पहली बार, और मुझे महसूस हुआ कि उनकी हंसी उनकी सख्त आवाज़ से कई ज़्यादा अच्छी लगती है। अगली सुबह पापा मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, लड़के वालों ने हाँ कह दी है। मेरी धड़कन बढ़ गई। और आपने? हमारी तरफ से भी हाँ है। मैं खिड़की की तरफ देखने लगी। कुछ पल बाद पापा ने पूछा, फैसला तुम्हारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं जानती थी कि अगर मैं मना कर दूं तो कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो दिल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। पहली बार मैंने महसूस किया कि आर्यन मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं रह गए थे। मैंने धीरे से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पापा मुस्कुरा दिए, और उसी पर मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मेरे हाँ कहते ही दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कई दिनों से मन में चल रहा कोई संघर्ष आखिर खत्म हो गया हो। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। बार बार फ़ोन उठाकर देखती कि कहीं आर्यन का कोई मैसेज तो नहीं आया, फिर खुद ही मुस्कुरा देती। कुछ महीने पहले तक जिनसे बात करने से बचती थी, आज उन्हीं के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। जिंदगी सचमुच अजीब थी। अगली सुबह फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुली। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आर्यन कॉलिंग। मैंने तुरंत कॉल रिसीव नहीं की। 2 सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कॉल उठाई। हेलो। गुड मॉर्निंग। उनकी आवाज़ पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन अब मुझे उसमें अपनापन महसूस होता था। गुड मॉर्निंग। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उन्होंने पूछा, सुना है किसी ने हाँ कह दी है। मैं समझ गई कि वे मुझे चिढ़ा रहे हैं। सुना है किसी ने पहले ही हाँ कह दी थी। फ़ोन की दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी, और ना जाने क्यों उस छोटी सी हंसी ने मेरा पूरा दिन अच्छा कर दिया। सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों परिवार लगातार मिल रहे थे। कभी खरीदारी, कभी मेहमानों की सूची, कभी किसी रस्म की तैयारी, और इन्हीं सब के बीच मुझे और आर्यन को
एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलने लगा। एक शाम हम दोनों एक कैफ़े में बैठे थे। ये पहली बार था जब हम बिना परिवार के साथ थे। मैंने कॉफ़ी का कप उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगी। आज वे प्रोफेसर नहीं लग रहे थे, बस एक सामान्य इंसान लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? एक बात सोच रही थी। क्या? कॉलेज में आप इतने सख्त क्यों रहते थे? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं ढील दूंगा तो लोग अपनी क्षमता से कम पर संतुष्ट हो जाएंगे। मैं कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, लेकिन कभी कभी लोग डर भी जाते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम डरी थी? बहुत, मैंने बिना झिझक जवाब दिया। पहली बार उनके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। सॉरी, मैं चौंक गई। क्या? अगर मैंने कभी तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा कठोर महसूस कराया हो तो? कुछ सेकंड तक मैं उन्हें देखती रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह माफ़ी मांगेंगे, और शायद उसी पल मेरे मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। सगाई वाले दिन पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की भीड़ थी, हंसी मजाक था, शोर था, लेकिन मेरे लिए जैसे बाकी सब कुछ धुंधला था, क्योंकि मेरी नज़र बार बार स्टेज की दूसरी तरफ जा रही थी, जहां आर्यन बैठे थे। जब अंगूठियां बदलने का समय आया तो मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, शायद घबराहट से, शायद खुशी से। जब मैंने उंगली में अंगूठी पहनाई तो उन्होंने धीरे से कहा, इतनी घबराहट? मैंने आंखें दिखाई। आपको नहीं हो रही? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे कम। मैं हंस पड़ी और अगले ही पल पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सगाई के बाद हमारी बातचीत और बढ़ गई। अब हम सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करते थे, अब हम सपने की बातें करते थे, भविष्य की बातें करते थे, कभी कभी बिना किसी वजह के भी बात करते रहते थे। एक रात फ़ोन पर बात करते हुए अचानक मैंने पूछा, अगर हमारी मुलाकात कॉलेज में नहीं हुई होती तो? कुछ सेकंड तक वह चुप रहे, फिर बोले, तो शायद मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। और अब भीड़ में भी पहचान लूँगा। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। फ़ोन की दूसरी तरफ वह शायद सामान्य थे, लेकिन मेरे लिए वह एक साधारण जवाब नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अच्छे इंसान थे, बल्कि इसलिए कि उनके साथ मैं खुद जैसी रह सकती थी, बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना किसी बनावट के। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी खुशियों पर जल्द ही किसी की नज़र लगने वाली थी, और वह इंसान कोई अजनबी नहीं, बल्कि आर्यन के अपने परिवार का सदस्य था। वही व्यक्ति जो कुछ दिनों बाद हमारी शादी रोकने के लिए ऐसा कदम उठाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सगाई को लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे। अब हमारी बातचीत रोज होने लगी थी। कभी सुबह एक छोटा सा मैसेज, कभी दोपहर में किसी बात पर हंसी मजाक, और कभी रात को घंटों बातें। मुझे खुद पर हंसी आती थी। जो लड़की कभी आर्यन सिंह का नाम सुनकर परेशान हो जाती थी, आज उसी की आवाज़ सुने बिना दिन अधूरा लगने लगा था। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी फ़ोन बजा। आर्यन का कॉल था। बारिश हो रही है। कॉल उठाते ही उन्होंने कहा। मैं मुस्कुरा दी। तो कुछ नहीं, बस याद आया कि तुम्हें बारिश पसंद है। मेरे चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं था कि मैंने ये बात कब बताई थी, लेकिन उन्हें याद थी। और कई बार प्यार बड़ी बड़ी बातों से नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों से महसूस होता है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार शादी की खरीदारी के लिए साथ गए। पूरा दिन दुकानों में निकल गया। माँ, चाची, अनुष्का और बाकी लोग कपड़ों में व्यस्त थे। मैं एक तरफ खड़ी थी। तभी मेरी नज़र शीशे में दिखाई दे रहे आर्यन पर पड़ी। वह दूर खड़े किसी से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार मेरी तरफ आ रही थी। जब हमारी नज़रें मिली
तो उन्होंने नज़रें हटा ली। मैं मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अनुष्का मेरे पास आई। भाभी, एक बात बताऊं? क्या? वह शरारती अंदाज में बोली। भैया आपको जितना दिखाते हैं उससे कई ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा चेहरा लाल हो गया। अनुष्का, वह हंस पड़ी। सच कह रही हूँ, बचपन से उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना आपकी शादी के बाद से देखा है। परेशान? हाँ, हर दूसरे दिन पूछते हैं कि अनन्या को यह पसंद आएगा या नहीं। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन दिल के अंदर एक गर्माहट सी फैल गई। उसी रात आर्यन के घर पर एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम था। मैं भी अपने परिवार के साथ वहां गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था। हंसी मजाक, रिश्तेदारों की बातें, शादी की तैयारियां। लेकिन तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। लगभग 55 साल की उम्र, चेहरे पर अजीब सी कठोरता, और सबसे खास बात, वह लगातार आर्यन को घूर रहा था। मैंने अनुष्का से पूछा, वो कौन है? उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। पापा के छोटे भाई। चाचा जी? हाँ। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। मैं समझ गई कि मामला सामान्य नहीं है। दिलचस्प बात यह थी कि घर के बाकी लोग उनसे सामान्य व्यवहार कर रहे थे, लेकिन आर्यन उनसे ज़रूरत से ज़्यादा दूरी बनाए हुए थे। उस समय मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में समझ आया कि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। कुछ देर बाद वही व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। तुम अनन्या हो? जी। उन्होंने मुझे कुछ सेकंड तक देखा, फिर बोले, बहुत अच्छी लड़की लगती हो। धन्यवाद। बस एक सलाह दूंगा। मैं चौंकी। जी? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी जो दिखता है सच उससे अलग होता है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वह वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में रह गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं घर लौट आई, लेकिन रात को देर तक नींद नहीं आई। बार बार वही बात याद आ रही थी, जो दिखता है सच उससे अलग होता है। आखिर उनका मतलब क्या था? क्या वह सिर्फ किसी पुराने पारिवारिक झगड़े की वजह से ऐसा कह रहे थे, या सचमुच कोई बात थी जो मुझे नहीं पता थी? अगले दिन मैंने ये बात आर्यन को बताई। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने तुमसे ये कहा? हाँ। कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर बोले, अगर वह कभी दोबारा तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताना। लेकिन क्यों? उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ पुराने मामले हैं। मैंने महसूस किया कि वह कुछ छुपा रहे हैं, और शायद पहली बार हमारे बीच एक छोटा सा सवाल खड़ा हो गया। 2 दिन बाद शाम को मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम अपनी शादी के बारे में पूरा सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने सिटी पार्क में मिलो। नीचे नाम लिखा था, विक्रम सिंह, यानी आर्यन के चाचा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत फ़ोन लॉक कर दिया। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल लगातार उठ रहा था। आखिर वह कौन सा सच है जिसे सब छुपा रहे हैं? और यही सवाल मुझे अगले दिन उस पार्क तक ले जाने वाला था, जहाँ मुझे आर्यन के अतीत की ऐसी कहानी पता चलने वाली थी जिसने वर्षों से उनके दिल पर एक ऐसा घाव छोड़ा था जो आज तक नहीं भरा था। अगले दिन शाम के 4:55 हो रहे थे। मैं पुराने सिटी पार्क के बाहर खड़ी थी। दिल बार बार कह रहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन दिमाग में उठ रहे सवाल मुझे वापस भी नहीं जाने दे रहे थे। आखिर 5 बजे मैंने पार्क के अंदर कदम रखा। विक्रम सिंह पहले से एक बेंच पर बैठे थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए। मुझे पता था तुम आओगी। मैंने सीधे पूछा, कौन सा सच बताना चाहते हैं आप? उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली। बैठो। मैं बैठ गई। दिल की धड़कन लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने फाइल खोलकर मेरे सामने एक तस्वीर रखी। तस्वीर में आर्यन थे, लेकिन उनके साथ एक लड़की भी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे।
मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। उन दोनों के बीच एक रिश्ता साफ दिखाई दे रहा था। ये कौन है? मैंने पूछा। विक्रम सिंह ने बिना देर किए जवाब दिया, साक्षी। मैं चुप रही। उन्होंने अगला वाक्य धीरे से बोला, आर्यन की मंगेतर। मेरे हाथ अपने आप कस गए। हालांकि मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सुनना आसान नहीं था, क्योंकि आर्यन ने कभी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। उनकी सगाई 5 साल पहले हुई थी। विक्रम आगे बोले, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। मैं तस्वीर को देखती रही। उसमें दिख रहा आर्यन आज के आर्यन से अलग था। चेहरे पर ज़्यादा मुस्कान थी, आंखों में हल्कापन था, जैसे जिंदगी ने अभी तक उन्हें कोई बड़ा दर्द नहीं दिया था। फिर मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? विक्रम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शादी से कुछ हफ्ते पहले साक्षी की मौत हो गई। मेरी सांस जैसे अटक गई। मैंने धीरे से तस्वीर नीचे रख दी। एक सड़क हादसा था। विक्रम की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उस हादसे के बाद आर्यन कभी पहले जैसे नहीं रहे। मैं चुपचाप सुनती रही। सब कहते थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि हादसे वाली रात दोनों की बहस हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और साक्षी बार बार उन्हें फ़ोन करती रही। मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आर्यन ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ सेकंड तक हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। क्या वह खुद को उसी वजह से दोषी मानते हैं? मैंने पूछा। हाँ, विक्रम ने जवाब दिया। उन्हें लगता है कि अगर वह उस रात एक कॉल उठा लेते तो शायद साक्षी जिंदा होती। मैंने आंखें बंद कर ली। अब बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। आर्यन का ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदार होना, हर बात को गंभीरता से लेना, अपनी भावनाएं छुपाना और हमेशा खुद पर कठोर रहना। वह सालों से एक दर्द अपने अंदर दबाकर जी रहे थे। लेकिन तभी विक्रम सिंह आगे झुककर बोले, ये पूरी कहानी नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा। मतलब? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने ये सब तुमसे छुपाकर गलत किया? मैं कुछ नहीं बोली। अगर शादी के बाद तुम्हें ये सब पता चलता तो? मैंने मन में फिर से हलचल होने लगी, क्योंकि ये सवाल गलत नहीं था। आर्यन को मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन अगले ही पल मैंने दूसरा सवाल पूछा, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? विक्रम सिंह का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, बस एक पल के लिए। लेकिन मैंने देख लिया, वह दर्द नहीं था, वह नाराज़गी थी, पुरानी और गहरी। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम धोखे में रहो, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। बाद में मुझे पता चला कि विक्रम चाचा और आर्यन के परिवार के बीच पुराना संपत्ति विवाद चल रहा था। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन रिश्तों में काफ़ी समय से कड़वाहट जमा थी। शायद यही वजह थी कि वह आर्यन की हर खुशी को शक की नज़र से देखते थे। घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते सोचती रही। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि आर्यन का अतीत था, हर किसी का अतीत होता है। मुझे दुख इस बात का था कि उन्होंने मुझसे ये बात साझा नहीं की, और शायद पहली बार हमारे रिश्ते में भरोसे की एक छोटी सी दरार महसूस हुई। उस रात मैंने आर्यन को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। शायद वह किसी मीटिंग में थे, या शायद किस्मत चाहती थी कि मैं पूरी रात अपने सवालों के साथ अकेली रहूं। मैं बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। हवा तेज चल रही थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर आर्यन ने मुझसे ये सच छुपाया तो क्या वह कोई और बात भी छुपा रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे, और उन जवाबों के बाद मैं पहली बार सचमुच डरने वाली थी कि कहीं मेरी शादी टूट ना जाए।
उस रात शायद ही मैं 1 घंटे से ज़्यादा सो पाई। जैसे ही आंखें बंद करती, सामने वही तस्वीर आ जाती, आर्यन और साक्षी। फिर विक्रम सिंह की बातें, फिर वह सवाल, अगर उन्होंने ये बात छुपाई है तो क्या और भी कुछ छुपा रहे हैं। सुबह तक मेरा सिर भारी हो चुका था, लेकिन एक बात तय थी, इस बार मैं किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करने वाली थी। मुझे जवाब सीधे आर्यन से चाहिए था। दोपहर के करीब उनका फ़ोन आया। शायद उन्होंने मेरे मिस्ड कॉल्स देख लिए थे। अनन्या, सब ठीक है? उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे आपसे मिलना है। मेरी आवाज़ सुनकर वे तुरंत समझ गए कि बात गंभीर है। कहाँ? पुरानी झील के पास। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैं आता हूँ। करीब आधे घंटे बाद वह वहाँ पहुँचे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, दिल में जमा सारी उलझनें फिर से जाग उठी। वह मेरे सामने आकर रुक गए। क्या हुआ? मैंने बिना कुछ कहे वह तस्वीर उनके सामने रख दी। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं और उसी पल मुझे जवाब मिल गया। ये सच था, पूरी तरह सच। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोले, फिर बहुत धीरे से बोले, तुम्हें ये किसने दिया? आपके चाचा ने। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि एक दिन ऐसा होगा। मैंने सीधे पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ पल तक हवा के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं डरता था। मैं चौंक गई। आप? हाँ, उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं डरता था कि अगर तुम मेरे अतीत के बारे में जानोगी तो शायद मुझे अलग नज़र से देखने लगोगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी आंखों में झूठ नहीं था, सिर्फ डर था और दर्द था। फिर उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू की। साक्षी उनके जीवन का हिस्सा थी। दोनों की सगाई हुई थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी से कुछ हफ्ते पहले दोनों के बीच एक बड़ी बहस हुई। गुस्से में आर्यन ने उसके कॉल नहीं उठाए और उसी रात साक्षी का एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा मेरी गलती नहीं थी। उनकी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं समझा पाया। मैं चुपचाप सुनती रही। हर बार जब मैं आईने में खुद को देखता था, एक ही सवाल आता था। उन्होंने नज़रें झुका ली। अगर उस रात मैंने फ़ोन उठा लिया होता तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि पहली बार मैं समझ पा रही थी कि वह इतने सख्त क्यों हैं। वह दूसरों से ज़्यादा खुद को सज़ा देते आए थे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तो आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, वह रुक गया। जब पहली बार लगा कि शायद मैं फिर से सामान्य ज़िंदगी जी सकता हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे डर था कि कहीं मेरा अतीत, मेरा वर्तमान भी मुझसे छीन ना ले। उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन तभी मैंने वह सवाल पूछा जो सबसे ज़रूरी था, अगर मैं ये सब जानने के बाद शादी से मना कर दूँ तो? कुछ सेकंड तक वह मुझे देखते रहे, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोले, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरे दिल में जैसे कुछ चुप गया। क्यों? क्योंकि प्यार का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं होता। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए डर या शक रह गया है तो तुम्हें फैसला लेने का पूरा अधिकार है। मैं उन्हें देखती रह गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वह मुझे खोने से डरते थे, लेकिन फिर भी मेरे फैसले का सम्मान कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। एक बात बताऊं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपका अतीत था, मैंने कहा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने ये दर्द अकेले सहा। उनकी आंखें पहली बार भर आईं और अगले कुछ सेकंड तक हम दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा,
सारे सच सामने आ चुके थे, सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन किस्मत की आखिरी चाल अभी बाकी थी। उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो पापा के फ़ोन पर एक वीडियो आया और ये वीडियो देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसमें आर्यन के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए थे जो उनकी नौकरी, उनकी प्रतिष्ठा और हमारी शादी तीनों को ख़त्म कर सकते थे। और शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पापा के फ़ोन पर आया वह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने लगा। मैंने कांपते हाथों से वीडियो चलाया। वीडियो में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ कॉलेज की, कुछ ऐसी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन किसी छात्रा के साथ ज़रूरत से ज़्यादा करीब हो। वीडियो के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या एक प्रोफेसर ने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाया? वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें उसी समय की थी जब मैं उनकी छात्रा थी, इसलिए जो लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते थे उनके लिए इन आरोपों पर यकीन करना आसान था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि ये झूठ है, लेकिन समस्या यह थी कि सोशल मीडिया सच नहीं देखता, वह सिर्फ सनसनी देखता है, और यह वीडियो सनसनी से भरा हुआ था। शाम तक कॉलेज के कई छात्रों और शिक्षकों तक वह वीडियो पहुंच चुका था। कुछ लोग आर्यन के समर्थन में थे, लेकिन कुछ बिना सच्चाई जाने आरोप लगाने लगे थे। उधर कॉलेज प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे और पहली बार मुझे डर लगा कि कहीं ये सब हमारी ज़िंदगी को सचमुच प्रभावित ना कर दे। मैंने तुरंत आर्यन को फ़ोन किया। इस बार उनकी आवाज़ पहले जैसी शांत नहीं थी, वे थके हुए लग रहे थे। तुमने वीडियो देख लिया? हाँ। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ चुप्पी रही। फिर मैंने पूछा, ये सब किसने किया है? उन्होंने गहरी सांस ली। मुझे अंदाज़ा है, विक्रम चाचा। शायद। उनकी आवाज़ में निराशा थी, गुस्सा नहीं, क्योंकि शायद उन्हें दुख इस बात का था कि ये सब उनका अपने रिश्तेदार कर रहा था। अगली सुबह कॉलेज में एक विशेष बैठक बुलाई गई। आर्यन को सारे दस्तावेज जमा करने थे। ये साबित करना था कि उन्होंने कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मैं पूरे समय बेचैन रही, कभी फ़ोन देखती, कभी घड़ी, कभी भगवान से प्रार्थना करती। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी से प्यार करना सिर्फ खुशियाँ बांटना नहीं होता, उसके संघर्षों को भी अपना संघर्ष मानना पड़ता है। शाम को आखिरकार आर्यन का फ़ोन आया। मैंने तुरंत कॉल उठाई। क्या हुआ? कुछ सेकंड तक वे चुप रहे। मेरा दिल जैसे रुक गया। फिर उन्होंने कहा, सच्चाई जीत गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब? कॉलेज ने जांच पूरी कर ली, सारे आरोप झूठे साबित हुए। मैंने राहत की सांस ली, इतनी गहरी राहत शायद मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जांच के दौरान ये भी सामने आ गया कि वीडियो और झूठी अफवाहों के पीछे कौन था, और जब नाम सामने आया तो किसी को हैरानी नहीं हुई। वह विक्रम सिंह ही थे। उन्होंने पुराने फ़ोटो और अधूरी जानकारियों का इस्तेमाल करके कहानी को गलत रूप दिया था। उनका मकसद सिर्फ शादी रुकवाना नहीं था, वह आर्यन की प्रतिष्ठा भी खत्म करना चाहते थे। लेकिन इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि सच के सामने झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। उसी रात आर्यन मेरे घर आए। शादी में अब सिर्फ 1 दिन बचा था। हम दोनों छत पर खड़े थे। चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने धीरे से पूछा, थक गए हैं? वह हल्का सा मुस्कुराए। थोड़ा। डर गए थे? उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर पहली बार पूरी ईमानदारी से कहा, अपने लिए नहीं तो तुम्हारे लिए। मेरी धड़कन तेज हो गई। मुझे डर था कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ होगी। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, अगर हम शादी करने वाले हैं तो आपकी परेशानियां भी मेरी हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, शायद सुकून की, शायद भरोसे की। अगली सुबह शादी का दिन था
वही दिन जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। घर में मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशियाँ थीं, लेकिन मेरे मन में एक अलग सी शांति थी, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं था। मैं आर्यन के अतीत को जानती थी, उनके दर्द को समझती थी, उनकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार कर चुकी थी, और शायद यही किसी रिश्ते की असली शुरुआत होती है। शाम को जब मैं मंडप में पहुंची और दूल्हे का चेहरा देखा, तो इस बार मेरे पैरों तले जमीन नहीं खिसकी। इस बार मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सामने कोई अजनबी नहीं था। सामने वह इंसान था जिसे समझने में मुझे महीनों लगे थे, और जिसे खोना अब मैं नहीं चाहती थी। शाम की रोशनी, शहनाइयों की मधुर आवाज़ और चारों तरफ मौजूद अपनों की मुस्कानें, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं मंडप में बैठी थी, सामने आर्यन थे, और मुझे बार बार ये सोचकर हंसी आ रही थी कि कुछ महीने पहले तक मैं इन्हें देखकर रास्ता बदल लिया करती थी। अगर उस समय किसी ने कहा होता कि एक दिन यही इंसान मेरा पति बनेगा, तो शायद मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करती। लेकिन ज़िंदगी अक्सर वही कहानी लिखती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दोनों परिवार खुश थे, और धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी होने लगी। जब फेरे शुरू हुए तो मेरे मन में पिछले कुछ महीनों की सारी यादें घूमने लगी। कॉलेज का पहला दिन, क्लास में डांट, ऑडिटोरियम में गिरते गिरते बचना, पहली लंबी फ़ोन कॉल, सगाई, विक्रम चाचा की साजिश, साक्षी का सच, और फिर हर मुश्किल में आर्यन की वही शांत चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रही हो। सातवां फेरा पूरा होते ही पंडित जी मुस्कुराए। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने एक पल के लिए आर्यन की तरफ देखा, उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, और बिना कुछ कहे हम दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि कई बार कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से समझे जाते हैं। विदाई का समय आया, और वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मैं टूट गई। माँ को गले लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। पापा बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। खुश रहना बेटा, बस यही शब्द वह कह पाए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता के लिए हमेशा छोटी ही रहती है। जब मैं आर्यन के घर पहुंची तो पूरे परिवार ने मेरा स्वागत किया। माँ जी ने आरती उतारी, अनुष्का ने हमेशा की तरह मजाक किया, भाभी आप भैया को ज़्यादा डांटना मत। मैं हंस पड़ी, और पहली बार उस घर में मुझे अजनबीपन महसूस नहीं हुआ, जैसे मैं किसी नए घर में नहीं बल्कि अपने ही परिवार के बीच आई हूँ। रात को जब सारी रस्में ख़त्म हो गई और हमें कुछ समय अकेले मिला, तो कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर। आर्यन तुरंत हंस पड़े। अब भी सर? आदत है। तो क्या पूरी ज़िंदगी सर ही बोलोगी? मैंने शरारत से कहा, सोच सकती हूँ। फिर तो मेरी इज्जत कभी नहीं बचेगी। हम दोनों हंस पड़े, और उसी पल सारी झिझक जैसे ख़त्म हो गई। दिन बीतने लगे। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आर्यन कॉलेज में पढ़ाते रहे, लेकिन अब हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं था, दोस्ती भी थी, भरोसा भी था, और सबसे ज़रूरी एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। अगर कभी कोई बात गलत लगती तो हम बात करते, चुप नहीं रहते, क्योंकि हम दोनों जान चुके थे कि रिश्ते गलतफहमियों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। लगभग 6 महीने बाद एक दिन हम दोनों उसी कॉलेज के ऑडिटोरियम के सामने खड़े थे, जहां हमारी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू हुआ था। मैंने मुस्कुराकर कहा, याद है मैं यहीं गिरने वाली थी। आर्यन भी मुस्कुरा दिए, और मैं पहली बार सच में डर गया था। मैंने उनकी तरफ देखा। सच में? हाँ, उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ था कि तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई,
क्योंकि इतने महीनों बाद भी उनकी आवाज़ में वही सच्चाई थी। कुछ देर बाद हम दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। तभी मैंने पूछा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बताना हो तो क्या बताएंगे? उन्होंने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोले कि इंसान को अपने अतीत की सज़ा खुद को ज़िंदगी भर नहीं देनी चाहिए। मैं समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। साक्षी के बारे में, अपने पुराने दर्द के बारे में। उन्होंने आगे कहा, और तुम? मैं मुस्कुराई कि कभी कभी जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा बचना चाहते हैं वही हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन जाता है। आर्यन हंस पड़े। ये बात तो बिल्कुल सही है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। मैंने चलते चलते उनका हाथ पकड़ लिया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर ज़िंदगी ने मुझे उस सख्त प्रोफेसर से ना मिलाया होता तो शायद मैं उस इंसान को कभी नहीं जान पाती जो उसके अंदर छिपा था। और शायद यही हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। कभी कभी अजनबी लगने वाले रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी मंजिल बन जाते हैं। घर लौटते समय मैंने मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखा। जिंदगी ने हमें जिस तरह मिलाया था वह किसी कहानी से कम नहीं था। कभी मैं उनसे बचने के लिए रास्ता बदल लेती थी और आज उन्हीं के साथ पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर रही थी। आर्यन ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, अब तो मुझसे भागोगी नहीं? मैं हंस पड़ी। अब भागने का सवाल ही नहीं उठता। हर कहानी का सुखद अंत किस्मत नहीं लिखती, लेकिन भरोसा, सच और साथ मिलकर कई मुश्किल कहानियों को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके बाहरी व्यवहार से नहीं परखना चाहिए। सख्ती के पीछे जिम्मेदारी हो सकती है और खामोशी के पीछे कोई पुराना दर्द। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम उनमें भरोसा, संवाद और एक दूसरे की समझने की इच्छा हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।